डेट है आज की 4 जनवरी 2025। हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्री में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS2 में IR में क्वेश्चन बन सकता है। होटान प्री फिक्चर का क्या है देखेंगे। ये मैप देखिए, यहाँ पे आता है अक्सर चीन। अक्सर चीन को इंडिया से एक्यूज़ कर लिया था चाइना ने, और यहाँ पे आता है होटान। 2-3 क्षेत्र को एक करके चाइना बना रहा है होटान फ्रिक्चर काउंटी। साथ में इसमें चाइना शो कर रहा है इंडिया का जो लद्दाख का पार्ट है, ये भी उनका इंटरनल पार्ट बन जाता है। हमारा इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे अगला क्यों आता है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का, क्या है देखते हैं। इंडिया एंड चाइना पे 3 जगह पे बॉर्डर इशू चल रहा है। एक आता है मैकमोन लाइन पे, सेकंड आता है सिक्किम में, थर्ड आता है यहाँ पे। उन्हीं बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर बॉर्डर मैकेनिज्म, जहाँ पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साथ ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बात करते हैं। अब तक 16 या 17 राउंड बातचीत के हो चुके हैं। अगला पॉइंट मिलता है चाइना डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्रा पे। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में कहते हैं यारलुंग सांगपो। यह आता है नामचा बरवा। ईस्टर्न हिमालय में चाइना एक नया डैम बना रहा है। हमको उस पर भी बड़ा इशू है। ऑलरेडी चाइना के पास ब्रह्मपुत्रा पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम आता है 3 जॉर्जेस डैम। ये भी एक प्री का फैक्ट हमें मिलता है। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए कुछ कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ह्यूमन मेटानिमो वायरस HMPV, ये आता है निमोनोविरिड फैमिली से। इसके कुछ सिम्टम आते हैं, कफ हो जाना, फीवर हो जाना, आपके ब्रीथ में शॉर्टनेस आ जाना, साथ ही कुछ कॉम्प्लिकेशन बाद में हो सकते हैं जैसे ब्रोंकाइट एंड निमोनिया। इस वजह से बॉडी में अपर लोअर सेक्शन पे रेस्पिरेटरी इशू आ सकते हैं। इसके लिए कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है। प्री में बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में इस पे कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड है जो प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है देखते हैं। फर्स्ट आता है GI टैग। GI के बारे में हमको पता है। फिर आता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जहाँ पे हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। एग्जाम्पल चल रहा है लद्दाख का। यहाँ पे 2-3 कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है सीबकथॉर्न, सेकंड आता है रक्से कार्पो एप्रिकोट, थर्ड आता है पश्मीना। क्या है देखेंगे ठीक से। अगला कीवर्ड है इंडियन हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में। ये भी एक प्री का फैक्ट हमें मिलता है। GI टैग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सीबकथॉर्न, रक्से कार्पो एप्रिकोट। कुछ भी कीवर्ड आए समझ लेना वो लद्दाख से। ये आती है बकथॉर्न की पौधे प्लांट, और ये आता है रस्के कार्पो एप्रिकोट। ये एप्रिकोट है लद्दाख में। 2012 में इसी पे क्वेश्चन आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज कर रही है कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न को। इस प्लांट के क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट। कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लांट। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए, हमें याद ढूंढना है करेक्ट। फर्स्ट देखते हैं। ये हेल्प करेगा कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, साथ ही प्रिवेंट करेगा डिजर्टिफिकेशन को। यस, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आगे देखेंगे। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मान के चलेंगे हाई। थर्ड आता है इट हैज़ अ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड वेल अडोप्टेड टू लाइव इन कोल्ड एरिया ऑफ हाई अल्टीट्यूड। बात तो सही है। ये होता है कश्मीर में, लद्दाख में, साथ ही हिमाचल प्रदेश में। डेफिनेटली स्टेटमेंट 3 सही है। इस हिसाब से हम ऑप्शन 1 हटा देंगे। 4 देखते हैं। इट इज़ अ टिम्बर ऑफ अ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू।
लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने देखा था ये तो प्लांट है, प्लांट का कोई टिम्बर होता है नहीं। फोर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। जहाँ जहाँ फोर मिलता है हम वो हटा देंगे। हमने 2 हटा दिया, हमने 4 हटा दिया, हमारा ऑप्शन मिल जाता है 1 और 3। प्री में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर जाते हैं, आपको नहीं पता हो तब भी आप कुछ ना कुछ पॉइंट वही मिल जाता है, आपको सिर्फ वो ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है। सी बगथॉर्न एक प्लांट है, उसकी कोई टिम्बर वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब बायोडीजल हो ना हो हमें पता नहीं था, लेकिन यूपीएससी स्टेटमेंट वैसे बना देती है जो आपको हेल्प करे आंसर ढूंढने में। अब चलते आगे। ये इशू हमने ऑलरेडी किया था। हमारे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक रिपोर्ट दी थी। ये बोर्ड बना था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। इन्होंने रिपोर्ट दी है हमारे भारत के 440 डिस्ट्रिक्ट में एक्सेसिव नाइट्रेट फाउंड हो रहा है ग्राउंड वाटर पे। भारत के 56 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एक्सेसिव नाइट्रेट से, जो डिफाइन करता है मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर इन ग्राउंड वाटर, ये प्री की लाइन हमें मिल जाती है। ग्राउंड वाटर में एक्सेसिव नाइट्रेट क्या होता है, जिसकी मात्रा होती है 45 mg पर लीटर ड्यू टू यूज ऑफ सब्सिडाइज सिंथेटिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ये भी GS3 का मेंस का क्वेश्चन है, सब्सिडी में आ सकता है। सब्सिडी के पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स, ये नेगेटिव का पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। इन्होंने बात कही है सेंट्रल एंड सदर्न रीजन जहाँ पे कंटेमिनेशन ज़्यादा है। अगला आता है फ्लोराइड का। इन्होंने कहा है कॉन्सेंट्रेशन एग्जिट कर रहा है परमिशन लिमिट से ज़्यादा। मेजर प्रॉब्लम है राजस्थान में, हरियाणा में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगला आता है यूरेनियम। इनका कहना है राजस्थान, पंजाब हाईएस्ट नंबर है सैंपल के जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है 100 ppb से, पार्ट पर बिलियन से। एनीथिंग ओवर 30 ppb हमारे लिए यूरेनियम अनसेफ हो जाता है। ये भी एक प्री का फैक्ट हमें मिलता है। भारत में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 60% हो रहा है। अगर 100% ग्राउंड में पानी है तो हम 60% उसको खींच लेते, एक्सट्रैक्ट कर लेते। ये भी एक प्री का पॉइंट हमें मिलता है। ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो जाना नाइट्रेट से, इसके 2 मेजर कंसर्न हैं। फर्स्ट आता है मिथेलोग्लोबिनेमिया, मतलब आपके आरबीसी के बॉडी में उनकी ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से बच्चों में इनफैक्ट में बन जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये प्री का फैक्ट पॉइंट हमें मिलता है। इसका सेकंड आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर एक बार नाइट्रेट्स ग्राउंड वाटर में चला जाता है, बाद में वो राइज होके ऊपर आ जाता है, पहाड़ बनता है लेक का, पॉन्ड का, उस वजह से बन जाता है अलगली बूम। इस वजह से जो एक्वेटिक सिस्टम है उनकी हेल्थ को इशू आ सकता है। ये अगर हमारा वाटर है पॉन्ड का तो उस ऊपरी भाग पे ये बन जाता है अलगली बूम। इस वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम को जो नीचे के पार्ट होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ये GS3 का मेंस का क्वेश्चन बनता है यूट्रोफिकेशन का। अब चलते आगे। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनता है, साथ ही GS3 में, GS2 में, मेंस में क्वेश्चन बनता है। क्या होता है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। हम देखेंगे इंसॉल्वेंसी होती क्या है। अगर ये आप हो, आपने इस बैंक से लोन लिया है, आपने इस बैंक से लोन लिया है, आपने 3 बैंकों से लोन लिया है अपना बिजनेस चलाने के लिए। बाद में आप क्या करते हो, लोन को वापस नहीं कर पाते तो आपको बैंक इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। ये तो भारत की बात हुई। यहाँ पे हो सके SBI हो, यहाँ पे ICICI हो, यहाँ पे कोटक बैंक हो। लेकिन क्या हो तब अगर आपने किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल बैंक या बाहर से कहीं लोन लिया हो, अगर आप वो रीपे नहीं कर पाते तो क्या सिचुएशन है, क्या कर पाएंगे आप। इसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। क्या है आर्टिकल समझेंगे, आर्टिकल के बाद आपको समझ आएगा पूरा इशू क्या है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हमें क्यों जरूरत है, एक रिलायबल एंड प्रिडिक्टेबल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क की हमें बनाना है भारत को इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए।
हमें अट्रैक्ट करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, साथ ही फैसिलिटेट करना है कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को। ब्रिटिश शासन में होता क्या आता था, इंडिया को फेस करना होता चैलेंज इन मैनेजिंग फाइनेंशियल फेलियर्स एंड क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स में। भारत में जब ब्रिटिश का शासन था तब दुनिया के साथ हमारा ट्रेड होता था, आज भी होता है। अगर यहाँ मद्रास है, यहाँ कोलकाता है, तो कोई मद्रास का मर्चेंट कोलकाता जाके वहाँ से लोन लेता है, बाद में लोन रीपे नहीं हो पाता तो कुछ इशू हो जाते हैं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए टू एड्रेस डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, नाम है प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, जो अप्लाई होता था कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे, इसको कहते हैं प्रेसिडेंसी, जिसको अपन क्या वहाँ के या होते थे गवर्नर जनरल, या होते थे जनरल्स, मतलब 3 कमिश्नर यहाँ पे होते थे प्रेसिडेंसी टाउन में। फिर 1920 में एक नया एक्ट आया था, प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट, जिनको गवर्न किया जाता था इंसॉल्वेंसी इन मोफसिल रीजन में। बाकी जो छोटे मोटे प्रांत थे वहाँ पे ये एक्ट चलता था। तो ये जो लॉज है प्रोवाइड करते फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी, बस भारत के अंदर की बात चल रही है। दे फेल टू एड्रेस कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, इस वजह से एक क्रिटिकल गैप बच जाता है लीगल सिस्टम में। बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये लॉ कुछ चेंज नहीं हुए। जब 1990s का पीरियड चल रहा था ड्रिवन बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, साथ ही प्रेशर आ रहा था ग्लोबलाइजेशन का, हमें ज़रूरत पड़ी कॉम्प्रेसिव इंसॉल्वेंसी लॉ की। फिर हमने कमेटी बनाई थी, नाम था इरादी कमेटी, मित्रा कमेटी, साथ ही ईरानी कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को, आप अडोप्ट कीजिए यूनाइटेड नेशन कमीशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी 1997 को। ये भी एक प्री का क्वेश्चन बनता है, साथ ही जीएस में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अब तक हमने इसको अडॉप्ट किया नहीं है, हो सके क्वेश्चन बन जाए प्री में कि हमने इसको अडॉप्ट किया है, लेकिन अब तक हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया है। अनिक ट्रियल ये आपको एक मॉडल लॉ देता है 2 कंट्री को कि आप अपना इंसॉल्वेंसी का इशू कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हमने शुरू किया था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में, लेकिन ये फोकस करता था वनली डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी पे। अगर विजय मल्ल्या ने 3 बैंक से लोन लिया है भारत के बैंक से, तो ये तभी सॉल्व करेंगे, लेकिन मल्ल्या ने किसी बाहर के बैंक से लोन लिया है इंटरनेशनल या आउट ऑफ इंडिया से, तो ये यहाँ पे मैटर नहीं करता था। बाद में गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया सेक्शन 234, ये अलाउ करता है इंडियन गवर्नमेंट को आप इन्फोर्स कीजिए आईबीसी प्रोविजन को इन फॉरेन कंट्री में थ्रू रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। आप ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लेना, उसके बाद आप इसको फॉलो कर देना। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बाद में ऐड किया सेक्शन 235, सेक्शन 235 जहाँ पे प्रोसीजर दी है आप मदद ले सकते हैं फॉरेन कोर्ट की, फॉरेन कोर्ट से थ्रू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आप उनको भेजो कि आप ये मैटर वहाँ पे ज़रा देखिए। अगर विजय मल्ल्या यहाँ से भाग के ब्रिटिश चले गए किसी और कंट्री में, तो हम उस कंट्री को कह सकते हैं सेक्शन 235 के माध्यम से आप हमें सपोर्ट करें, ये केस वहाँ पे चला दीजिए। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी भारत में कुछ चैलेंजेस आते हैं। एक केस आई थी SBI वर्सेस जेट एयरवेज की 2019 में। जेट एयरवेज ने SBI से कुछ लोन लिया होगा, अगर लोन उन्होंने वापस नहीं दिया होगा तो फिर SBI चली गई थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, जो इंसॉल्वेंसी के केसेस सॉल्व करती है। तब उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 2 क्रिटिकल इशू इंडिया के इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क में। उन्होंने कहा था अब्सेंस ऑफ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हमारे पास कोई नहीं है। सेकंड आता है नॉन नोटिफिकेशन ऑफ दिस सेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मेकिंग देम लीगली इनफोर्सिबल। ये ऐड तो किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी इस पर कोई भी नोटिफिकेशन इशू जारी नहीं कर दिया है। हमें एड्रेस करना है इस रेगुलेटरी गैप को।
हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 2 एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। फर्स्ट आती है इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी, दूसरी आती है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रूल्स कमेटी। दोनों कमेटी ने आइडेंटिफाई किया था शॉर्ट कमी इन करंट फ्रेमवर्क। साथ ही उन्होंने रिकमेंड किया था आप एडप्ट कीजिए यूनाइटेड नेशन के इस मॉडल लॉ को ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पे। हमें क्यों जरूरत है रिफॉर्म की, क्या क्या करना चाहिए? ये जो प्रोटोकॉल है क्रॉस बॉर्डर का, इफेक्टिव इन एड्रेसिंग इंडिविजुअल केसेस, छोटे मोटे केसेस इंडिविजुअल हो जाते हैं, लेकिन ये टेम्पररी सोल्यूशन दे जाता है। हमें चाहिए नीड फॉर कोर्ट अप्रूवल, आपको हर बार कोर्ट में जाना पड़ता है मुकदमा दर्ज करने के लिए, इंक्रीज बढ़ जाता है जुडिशियल बर्डन, साथ ही उसका ट्रांजिशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, डेटर की एसेट वैल्यू एंड रेजोल्यूशन को डिले हो जाता है। भारत में तारीख पे तारीख चलती रहती है। हमें नीड है एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की, जिसको रिकमेंड किया था इंडिया एडप्ट करे ये मॉडल लॉ यूनाइटेड नेशन का। सेकंड आता है रिफॉर्म करना है आउटडेटेड कम्युनिकेशन मेथड में बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन कोर्ट में इज क्रूशियल, स्पेशली फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो इन्होंने कहा है आप अडॉप्ट कीजिए जुडिशियल इंसॉल्वेंसी नेटवर्क गाइडलाइंस जो आया था 2016 में। ये भी एक प्रीकप एक्ट बन जाता है जिसको आप पूरे हुए 10 साल। will modernize judicial coordination, enhance transparency and improve efficiency in handling cross-border insolvency matter। भारत के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दुनिया के बाकी देशों के जुडिशरी एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करेंगे इस इंसॉल्वेंसी पे। थर्ड आता है सेक्शन 60 आता है आईबीसी का, विच इज अ नॉन एब्स्टेंटिव क्लॉज। यहाँ पे कोई क्लॉज बनने तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है सिविल कोर्ट को, सिविल कोर्ट को फ्रॉम एक्सरसाइजिंग जुडिकेशन ओवर इंसॉल्वेंसी मैटर इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर केसेस। सिविल कोर्ट को पावर मिलती नहीं है, सारी पावर बन जाती है एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। ये एक सोल एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी बन जाती है, लेकिन एनसीएलटी लैक करती पावर टू रिकॉग्नाइज और इनफोर्स ऑफ फॉरेन जजमेंट। एनसीएलटी की पावर सिर्फ भारत में, बाहर नहीं है, विच सिग्निफिकेंटली लिमिट्स इट्स इफेक्टिवनेस इन मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए रूल 11 ऑफ एनसीएलटी 2016 का, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल का, बिकॉज ये प्रिवेंट करेगा एनसीएलटी को फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इनहेरेंट जुडिकेशन टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी केसेस। हमें कुछ मैकेनिज्म समझना चाहिए। फर्स्ट आता है एनसीएलटी। अगर किसी इन्वेस्टमेंट पे, बैंकिंग में या लोन पे कुछ इशू जाता है तो हो सके हमें जाना पड़ता है एनसीएलटी में। हम जाते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें डिले हो जाता है। गवर्नमेंट ने नया मैकेनिज्म बनाया इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड के अंदर में। आप जाइए एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेटिव इशू हो जाएंगे, कॉर्पोरेटिव सेक्टर के। अगर आपको इनका डिसीजन ठीक नहीं लगा, आप अपील कीजिए एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल में, नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ ट्रिब्यूनल में। अगर इनको भी ठीक नहीं लगा फिर आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी हाई कोर्ट में। ये पूरा प्रोसीजर है। अब चलते हैं आगे। ये ग्राउंड जीरो का आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो आर्टिकल काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें से पॉइंट निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं। हमने ऑलरेडी इशू किया था तमिलनाडु में टंगस्टन माइनिंग के लिए, अब गवर्नमेंट ने शुरुआत की है मदुरई में। GS1 में ज्योग्राफी के जो नेचुरल रिसोर्स आते हैं ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। GS3 में इन्वायरमेंटल हार्म, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। टंगस्टन एक रेयर एलिमेंट होता है, क्रिटिकल बन जाता है ऑटोमोबाइल के लिए, साथ ही डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, एक ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए। तमिलनाडु में आता है मेलूर रीजन, यहाँ पे रिच है शिलाइट का, ये भी एक प्री का फैक्ट बन जाता है। 21 सोर्स है टंगस्टन का, ये तो सीधी प्री की लाइन यहाँ पे हमें मिलती है, प्रीलिम की लाइन। अगला कीवर्ड कल्चर से आता है जो है कुम्मी। कुम्मी तमिलनाडु का फोक डांस है, एक लोक नृत्य है। फिर चलते हैं मदुरई के रॉकी ग्रेनाइट हिल पे, जहाँ पे एविडेंस मिले, जहाँ पे टंगस्टन माइनिंग होगी। ये डेट बैक करता है पांड्या किंगडम को, जिनकी कैपिटल थी मदुरई।
संगम पीरियड में पांड्या किंगडम की कैपिटल थी मदुरई। मदुरई आज के वैगई रिवर पे लोकेटेड है। ये भी एक प्री का फैक्ट मिलता है। यहाँ पे सेवरल मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसके बॉडी पे बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं। स्ट्रक्चर है, रॉक कट टेम्पल है, साथ ही तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है एंड जैन बेड्स पर है। ये आते हैं जैन बेड्स, जहाँ पे जैन तीर्थकर की सारी जीवन कथा पत्थरों पे बनाई जाती है। अगला एक टेम्पल आता है स्कल्पचर, नाम है लगुलिसर, जो एक रॉक कट टेम्पल है 7-8 सेंचुरी का। अरिपट्टी, अरिपट्टी तमिलनाडु की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। उसको डिक्लेयर कर दिया था लास्ट 2 साल पहले। हमारे लिए प्रश्न क्वेश्चन बन जाता है, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। हमारा एक एक्ट है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 2002 का एक्ट। उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर हो जाता है, आप किसी भी साइट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दीजिए जो आपको ठीक लगे। ये जो साइट है अरिपट्टी, ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। यहाँ पे हमें कुछ 3 रैप्टर मिलते हैं। फर्स्ट आता है लगर फाल्कन, ये लगर फाल्कन है। सेकंड आता है शाहीन फाल्कन, ये शाहीन है। थर्ड आता है बोनालिस ईगल, ये बोनल ईगल है। यहाँ मिलता है इंडियन पेंगोलिन, ये है पेंगोलिन। इसके काफ़ी बड़ी अवैध तस्करी होती है, इसको काफ़ी मारा जाता है। इसका जो बॉडी का जो आता है ऊपर का पार्ट, इसकी मार्केट में मेडिकल या बाकी इश्यू में बहुत सारी डिमांड है, ये हमारे लिए इंडेंजर हो जाता है। दूसरा आता है स्लेंडर लोरिस, यह है स्लेंडर लोरिस जो रात को ही बाहर निकलता है, ये भी तमिलनाडु में है। जहाँ के जो लोकल पीपल है, मेलूर पीपल पॉपुलेशन डिपेंड होते हैं लैंड फॉर देयर लाइवलीहुड, क्योंकि उनका जो प्राइमरी इनकम है ये आता है फार्मिंग से, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से। अगर यहाँ पे माइनिंग होंगी तो हो सके उनके लाइवलीहुड को इश्यू आ जाए। सॉरी। क्या पोटेंशियल इफेक्ट्स होते हैं टंगस्टन प्रोजेक्ट के? इन्होंने स्टडी की थी चाइना में, जहाँ पे शो होता है कम्युनिटीज नियर टंगस्टन माइनिंग साइट्स, उनको टंगस्टन सॉइल में वाटर में दिखता है, लीडिंग टू इंक्रीज हेल्थ रिस्क। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत सारे प्री के फैक्ट यहाँ पे मिलते हैं। अब चलते आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में क्वेश्चन बनता है प्री में, साथ ही CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में भी क्वेश्चन बनता है। इंडिया एंड फ्रांस, हमारे 3 एक्सरसाइज है। नेवी की आती है एक्सरसाइज वरुणा, एयरफोर्स की गरुड़ा, आर्मी की शक्ति। अगला क्यूड मिलता है इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। इसको क्या करता है, इंडिया बाकी जो इंडियन ओशन की कंट्री है उनको साथ में लेके एक डायलॉग करता है, कुछ एक्सरसाइज करता है। इसको हमने शुरू किया था 2008 में, तो 2017 में इस पे क्वेश्चन आया था। हमने अभी देखा इसको शुरू किया था 2008 में, मतलब पूरे 10 साल हो गए UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम इनॉग्रल कब किया था इंडिया ने? 2015 में, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ नेवी। नहीं, इसको तो इनॉग्रल हमने किया था 2008 में। इस वजह से ऑप्शन हमारा एक गलत हो जाता है। ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है। हम इंक्रीज करेंगे मैरिटाइम कोऑपरेशन अमंग नेवीज ऑफ लिटरल स्टेट ऑफ इंडियन ओशन रीजन। ये बात सही है। हमारे इंडियन ओशन में जितने भी कंट्री आते हम सबको यहाँ पे लेते बात करते हैं। ऑप्शन बी। अब चलते आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को एक्ट बना दिया 2023 में। इस पे 2024 के मेंस में क्वेश्चन आया था। अभी ये तो एक एक्ट है, इस पे गवर्नमेंट को रूल बनने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट इशू कर दिया और सबको कहा है आप अपना फीडबैक दीजिए फरवरी 18 तक। उसके बाद ये फिर आएगा, हम इसको तब पढ़ेंगे। अब चलते आगे। GS1 में सोसाइटी
इथिक्स में केस स्टडी यहाँ से बन सकती है। इथिक्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद्या के ये होते हैं, नॉलेज के हब होते हैं, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे बड़े तौर पे होता है। ये न्यूज़ उसी को आगे लेके जाती है। रोहित वेमुला ये एक स्टूडेंट थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। इन्होंने बाद में सुसाइड कर ली। पायल तड़वी एक डॉक्टर थी, एक कॉलेज था टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, और ट्राइबल स्टूडेंट लड़की थी, उनको भी हरेसमेंट हो गया, उन्होंने सुसाइड कर ली। और आईआईटी बॉम्बे का लड़का था दर्शन सोलंकी स्टूडेंट, उसने भी सुसाइड कर लिया ऑन कैंपस कास्ट बायस पे। ये इशू हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है लास्ट 20 ईयर में कम से कम इसी मैटर पे, कास्ट बायस पे 115 डेथ हुए सुसाइड की वजह से। फिर यूजीसी ने गाइडलाइंस इशू किया था इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल रेगुलेशन 2020 में। अब इस पे क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अब यूजीसी से पूछा है। हो सके प्री में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन GS1 में सोसाइटी में क्वेश्चन बन सकता है, GS2 में पॉलिसी में बन सकता है, साथ ही GS3 में क्वेश्चन बन सकता है, GS4 में क्वेश्चन बन सकता है, इथिक्स में केस स्टडी आ सकती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की क्वेश्चन आता है। तो आपके आंसर में ये 3 नाम होने चाहिए, ये डाटा भी होना चाहिए, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी। अब चलते आगे। ये हमारे लिए एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट है, मैं इसमें कई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। बैंक नेट क्या होता है देखते हैं। एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, नाम है बैंक नेट। ये ई ऑक्शन करते प्रॉपर्टी का, जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इंडस्ट्रियल लैंड हो, शॉप हो, व्हीकल हो, एग्रीकल्चर हो, नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो। क्या है बैंक नेट, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ये करता है ई ऑक्शन। ये एक प्री का फैक्ट बनता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, पब्लिक सेक्टर बैंक से, अगर नहीं वापस किया है तो आपका जो आपने गिरवी रखा था बैंक अपने पास रख लेती है। ये प्लेटफॉर्म कंसिडर करता है इंफॉर्मेशन ऑन ई ऑक्शन और प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक एंड ऑफर करता है वन स्टॉप डेस्टिनेशन बायर के लिए, इन्वेस्टर के लिए भी। आप इसकी एसेट को रिकवर कीजिए। ये प्री का फैक्ट हमें मिलता है बैंक नोट, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। भारत में जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट नहीं, यहाँ पे इंक्लूड है। हमारी आखिरी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कीवर्ड है। आपने एक कंपनी बनाई, आपने उसको फिर सेबी में लिस्टेड कर दिया। आपको सेबी में लिस्टेड करना होता है क्योंकि आपको मार्केट से लोन चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सेबी के पास जाते, आप बोलते सर हमारी कंपनी का नाम है, हमें इतने पैसे उठाने हैं, इतना टारगेट है, इतना प्रोजेक्ट है, इतना हमारा काम है, हमें उठाने मार्केट से पैसा, इन्वेस्टमेंट। तो सेबी के पास जाते हम और वहाँ पे उनको दे देते DRHP, मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट। अभी जितनी बातें हमने सेबी को कही, ये बातें यहाँ पे मेंशन होती है। हमारा इतना इतना टारगेट है, इतना इतना प्रोजेक्ट है, इतनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। उसके बाद आपको मिलता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम आपकी जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है सेबी में, तब आपको मिल जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बनता है। आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए।